आज हम बात करेंगे हमारे जो बैंकिंग का जो चैप्टर है इकोनॉमी में उसके बारे में, यानी कि उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, रूल और रेगुलेशंस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है। तो हम आज बात करेंगे हमारे इंडियन बैंकिंग की। बैंकिंग क्या है? तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र हमेशा से ही रोजगार के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र में से एक रहा है। इस दशक में ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में सामने आया है। वर्ष 2001 से बैंकिंग क्षेत्र सूचकांक में 51% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। उसी के बाद बैंकिंग की परिभाषा आखिरकार क्या है, बैंक होता क्या है? तो बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो कि लोगों को ऋण प्रदान करता है, जनता से जमा स्वीकार करता है और भुगतान और धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। यानी कि किसी को भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की और उसको पे करने की, यानी कि उसको देने की क्षमता प्रदान करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार बैंक वह संस्था है जो जमा स्वीकार कर ऋण देती है, यानी कि किसी भी चीज को स्वीकार करके लोगों को लोन देने का कार्य करती है। बैंक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो बैंकिंग सेक्टर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो कि प्राचीन में मेसोपोटामिया और असीरिया 2000 ईसा पूर्व में व्यापारियों द्वारा अनाज के ऋण से शुरू हुआ, यानी कि बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। प्राचीन ग्रीस रोम के मंदिरों में जमा और मुद्रा विनिमय के रूप में विकसित हुआ था। मध्यकालीन इटली में 14वीं सदी में आधुनिक बैंक की नींव पड़ी थी, जहां बंका यानी कि बंका बेंच एक बेंच थी। बंका से बेंच शब्द आया था। भारत में बैंकिंग की शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता से हुई थी। कलकत्ता पहले बहुत बड़ा केंद्र था, भारत की राजधानी भी हुआ करता था। तो बैंकिंग के इतिहास के प्रमुख चरण देखें तो प्राचीन और मध्ययुगीन युग देखें, रोम और अर्जेंटारी सिक्का बदलने वाले यानी कि बैंकिंग कार्य करते थे। 15वीं सदी में इटली फ्लोरेंस सिएना में मेडिसी जैसे बहुत प्रमुख थे। औपनिवेशिक काल में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसकी 3 ब्रांचों की स्थापना की थी। इन्हें मिलाकर 1921 में इंपेरियल बैंक यानी कि जो अब वर्तमान में एसबीआई हमें दिखता है वो बनाया गया था। उसी के बाद आधुनिक बैंकिंग यानी कि 20वीं सदी में देखें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना के साथ बैंकिंग प्रणाली व्यवस्थित की गई थी। 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच सके। ये हमारा जो नेशनलाइजेशन हुआ था ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। तकनीकी युग देखें तो 21वीं सदी में 1990 के दशक में इंटरनेट के साथ बैंकिंग डिजिटल हुई, जिससे ऑनलाइन बैंकिंग जैसे कि एटीएम, मोबाइल ऐप्स का दौर शुरू हुआ और अभी तो यूपीआई भी है, जैसा अब बैंकिंग 5.0 डिजिटल बैंक के रूप में जाना जाता है। उसी के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना क्या है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मुख्यतः 4 स्तरों में बांटा गया है, जो कि एक सुव्यवस्थित पिरामिड संरचना बनाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, एक तो होता है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है डेवलपमेंट बैंक और एक होता है डिफरेंशिएटेड बैंक। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इस पूरी वीडियो में ये नहीं हो पाता तो इसकी हम टू बी कंटिन्यू वीडियो बना लेंगे। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि इसकी स्थापना 1935 में हुई। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी शाखा डाली गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसी के साथ आरबीआई क्या कार्य करता है? तो देश की मुद्रा जारी करता है, यानी कि जितने भी पैसे छापने होते हैं वो आरबीआई छापने का कार्य करता है। मौद्रिक नीति बनाता है, बैंकों को नियंत्रित करता है और सरकार द्वारा बैंक जो है ये बैंक खोलने के लिए बाध्य है। विदेशी मुद्रा का ये प्रबंधन करता है। आरबीआई पूरी बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक होता है या नियामक होता है। ये सब बैंकों को चलाने का कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ये बैंक आम जनता और व्यापारिक संस्थानों की सेवाएं देता है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, सरकार की 50% से अधिक हिस्सेदारी इसमें होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई कमर्शियल बैंक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं।
उसी के बाद निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, तो निजी स्वामित्व इन पे होता है, यानी कि प्राइवेट होते हैं। और जैसे कि देखें हम तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक है। विदेशी बैंक क्या होते हैं, जैसे कि इनका मुख्यालय विदेशी मुख्यालय होता है और भारत में इसकी शाखाएं हैं, जैसे कि HSBC, सिटी बैंक, ये सब विदेशी बैंक है। यानी कि जो हमारा RBI है या भारत सरकार है वो बोलती है कि विदेश के लोगों आप भी आके हमारे यहाँ बैंक खोल सकते हो, तो वो ऐसे बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य क्या होते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक जमा स्वीकार करते हैं, बचत खाता चलाते हैं, चालू खाता और सावधि जमा यानी कि FD के माध्यम से पैसा सुरक्षित रखते हैं। बचत खाता यानी कि कोई भी बैंक जैसे कि एक साथ पैसे डाल के उसको स्टोर करता है। चालू खाता जिसमें से लोग कनेक्टिविटी डेली यूज के लिए निकला सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब। और समावधि जमा यानी कि FD वो होती है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि वो 6 महीने में, 12 महीने में, इतने रुपए में बैंक को हम बिल वो जमा राशि देंगे, वो उस पर ब्याज लगाएगी और फिर वो हमें जब भी आवश्यकता होगी, जितने भी दिन की FD होगी, वो वापस कर देती है। तो ये हमारी FD होती है। ऋण देना यानी कि व्यक्तिगत और गृह व्यवसाय और ऑटो लोन के रूप में धन उपलब्ध कराना, यानी कि ये लोन देने में सक्षम है। भुगतान सेवाएं जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं भी ये प्रदान करता है। अन्य सेवाएं लॉकर सुविधा देता है, विदेशी मुद्रा विनिमय देता है और वित्तीय सलाह देने का बैंकों का मुख्य कार्य होता है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं यानी कि सहकारी बैंक होते हैं, वो क्या होते हैं, इनका उद्देश्य सामूहिक सहयोग के आधार पर बैंकिंग सेवा देना होता है। शहरी सहकारी बैंक शहरों में कार्य करते हैं, जबकि छोटे व्यापार व नौकर पेशा इन जगह भी ये काम करते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक ये 3 स्तरीय संरचना होती है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक होता है, एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, एक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती है, जिससे जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो फसल वगैरह जो कुछ है उनका मुआवजा वगैरह वो सब इन बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन वगैरह इनका होता है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRBS क्या होता है, तो रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं। इसकी स्थापना 1975 में यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे हुई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना और सेवा क्षेत्र है किसान, कारीगर और जो MSME यानी कि लघु उद्योग के लोग हैं उनके लिए है। इसका स्वामित्व हमारा केंद्र पर सरकार है उसके पास 50% होता है, राज्य सरकार के पास 15% और इससे जो संबंधित बैंक है यानी कि जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक में SBI है या ICICI बैंक है तो उनके पास 35% तक का स्वामित्व होता है। विकास एवं विशेष बैंक क्या होते हैं, तो विकास एवं विशेष बैंक क्या है। विकास एवं विशेष बैंक वे वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए स्थापित किया गया है। ये बैंक सामान्य जनता से जमा स्वीकार नहीं करते बल्कि दीर्घकालिक ऋण और विकासात्मक सहायता प्रदान करते हैं। उसी के साथ विकास एवं विशेष बैंकों की मुख्य विशेषता क्या है, तो विशेष उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है। दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये ऋण देने के लिए काम करते हैं, जो कि डेवलपमेंट बैंक बताया था मैंने वो। उसके बाद उद्योग, कृषि, निर्यात, आवास आदि को ये सहायता देने में सक्षम होते हैं। सरकार एवं RBI द्वारा इसका नियंत्रण होता है। आर्थिक विकास को ये गति देने का कार्य करते हैं, इसके लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद विकास एवं विशेष बैंकों के प्रमुख कार्य क्या है, तो ये उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण देते हैं, ग्रामीण और कृषि का विकास करते हैं, जो MSME और कुटीर उद्योग है उनको ये हेल्प करते हैं, निर्यात आयात को प्रोत्साहित करते हैं और कमजोर वर्गों का वित्तीय सशक्तिकरण इसके द्वारा किया जाता है। भारत के प्रमुख विकास एवं विशेष बैंक कौन कौन से, तो एक है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई। ये अधिनियम नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य कृषि विकास हेतु ऋण देना, ग्रामीण बैंकों की निगरानी रखना, किसान क्रेडिट कार्ड है वो जारी करना और ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास करना। तो इसकी नोडल एजेंसी है जो मुख्यालय वो बता दिया। SIDBI यह है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वो लखनऊ में है। इसका प्रमुख कार्य लघु
लघु उद्योगों यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देना, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना और लघु उद्योगों का विकास करना। जैसे कि स्वदेशी का आजकल हम नारेबाजी करते हैं लोग, तो स्वदेशी अपनाने के लिए वो क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए ये लोगों को ऋण दे सकता है, एमएसएमई सेक्टर के लोगों को। फिर एग्जिम बैंक क्या है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका प्रमुख कार्य है निर्यात आयात व्यापार को वित्त देना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को ऋण देना और विदेशी मुद्रा सहायता देना। एनएचएफबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख कार्य आवास क्षेत्र का विकास करना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ऋण देना, किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना यानी कि होम लोन जो लेते हैं उसको बढ़ावा देना और रियल एस्टेट वित्त को जो है प्राथमिकता देना। विकास बनाम वाणिज्य बैंक, संक्षिप्त में तुलना देखें तो एक तो क्या है, विकास बैंक है, एक है वाणिज्य बैंक। तो इसका विकास बैंक का कार्य है विकास करना, लोगों को डेवलपमेंट की ओर ले जाना। वाणिज्य बैंक का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और जो विकास बैंक है ये लॉन्ग टर्म की जो है डील करता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए कार्य करता है, जबकि वाणिज्य बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। और विकास बैंक जमा नहीं लेता, जबकि वाणिज्य बैंक तो जमा भी लेते हैं। और विकास बैंक विशेष क्षेत्रों में होते हैं, जबकि वाणिज्य बैंक सामान्यतः तो सब जगह मिल जाएंगे और नॉर्मली होते ही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है, उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक है, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और संतुलित आर्थिक विकास के लिए बैंकों की आवश्यकता हमें है। उसी के साथ बैंक पैसा कहाँ से लाता है, तो डिपॉजिट कहाँ से आता है, तो बैंक जानता है कि पैसा बैंक जनता से पैसा जमा करता है। जमा के तरीके हैं जैसे कि बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। उदाहरण जैसे कि आपने बैंक में 10,000 जमा किए और बैंक आपको उस पर ब्याज देता है 3 से 6% का। अब ऐसा तो है नहीं, बैंक को पता है वो पूरे पैसे बैंक में थोड़ी रखता है, वो किसी को बांट देता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर 10 करोड़ लोगों ने किया है तो जैसे कि 5 करोड़ लोगों को ही पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा नहीं निकालेंगे, तो बैंक उसको ऐसे करता है। बैंक उस पैसे का करता क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो बैंक उस पैसे को, जमा पैसे को तिजोरी में नहीं रखता है, वह पैसा दूसरों को ऋण के रूप में देता है। बैंक कितना पैसा रखता है, तो कुछ पैसा आरबीआई के पास होता है सीआरआर के रूप में और कुछ पैसा सरकारी बॉन्ड में होता है एसएलआर के रूप में, बाकी पैसा लोन में दिया जाता है। अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं, तो सीआरआर हमारा होता है कैश रिजर्व रेशो यानी कि नकद आरक्षित अनुपात। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा राशि यानी कि एनडीटीएल का वह निश्चित हिस्सा है जिसे वह उन्हें अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना होता है। ये आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को दर्शाता है। लिक्विडिटी हमारी 1 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक होती है। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती है उसकी मान्यता बढ़ती जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण ये माना जाता है, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने का उपकरण होता है जिस पर बैंक का कोई ब्याज नहीं मिलता है। यानी कि सीआरआर वो होता है जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है और ये हमें नकद के रूप में देना होता है और इस पर कोई जो है ब्याज नहीं मिलता किसी भी बैंक को। सीआरआर क्या होता है, तो सीआरआर इसका उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। ऐसा नहीं है कि मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा दिया, अगर बढ़ा दिया तो फिर मुद्रा गिर जाएगी और मुद्रा घटा दिया। यहाँ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसे कम कर दो और डिमांड कम है कम क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आरबीआई इसका नियंत्रण रखता है कि मुद्रा ज़्यादा ना हो जाए। मुद्रास्फीति को कम करना, बैंकों के पास नकदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आरबीआई के पास जमा, तो ये पैसा आरबीआई के पास नकद के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इसे बैंक लोन देने या निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जो हमारा सीआरआर होता है ये हम
अभी CRR ही चल रहा है, सॉरी। तो ये हम RBI को देते हैं। उसी के बाद इसकी करंट रेट क्या होती है, तो आदित्य बिरला कैपिटल और ग्रो के अनुसार वर्तमान में CRR 4.50% है। ये जो है कुछ आंकड़े थे, तो उसके हिसाब से इसका इम्पेक्ट क्या होता है, तो CRR में वृद्धि। जब RBI CRR बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम हो जाता है, जिससे महंगाई नियंत्रित होती है। CRR में कमी, जब RBI CRR कम करता है तब बैंकों के पास तरलता बढ़ जाती है और वे अधिक ऋण दे सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ब्याज, इस आरक्षित राशि पर बैंकों को RBI से कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसकी गणना किस तरीके से होती है, तो CRR बराबर RBI होता है, उसको जो NDTL है उससे डिवाइड करके 100 CRR इक्वल ओपन पेरेंट, इसमें नहीं जाना ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ये हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई नहीं पूछता। उसके बाद यदि एक बैंक के पास 1 लाख की कुल जमा राशि है और CRR दर 4.5% है तो बैंक को 4,500 रुपये यानी कि ये देना होगा। RBI के पास नगद के रूप में ये रखने होंगे। जो आंसर आएगा ये करके देख लेना, वैसे कोई पूछता नहीं है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि CRR और SLR आखिर में होता क्या है। अब SLR जो कि हमारा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात होता है। कमर्शियली बैंकों के लिए यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपनी कुल जमा राशि यानी कि LDTL का एक निश्चित हिस्सा तरल संपत्ति है, जैसे कि नकद, सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में स्वयं के पास, RBI के पास नहीं होता। ये बैंक अपने पास खुद के पास रखता है, सुरक्षित रखने की अनिवार्य दर है। वर्तमान में SLR दर 18% है फरवरी 2022-23 के अनुसार। ये बैंक की तरलता सुनिश्चित करता है, लोन प्रवाह नियंत्रण करता है और मुद्रास्फीति को मैनेज करता है। यानी कि दो चीज़ें तो जो है कंफर्म होगी कि SLR और CRR का महत्व है कि लिक्विडिटी को एक तो सही मैनेज करना और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना और महंगाई को मैनेज करना। तो ये कुछ यही खत्म होता है, इसके आगे का हम बाद में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।